नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग अपनी इस सेशन में कैलकुलस वाले सेक्शन को कवर करते हैं और कैलकुलस में हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा हुआ है सेट थ्योरी, रिलेशन के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। इन चार चीज़ों के बारे में पढ़ लिया हुआ है। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। ठीक है, स्पेशली फंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट टाइम जो लोग विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, वो लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन होगा उसको आप प्रेस कर दोगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो हो वो प्राप्त हो सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और जो लोग पहले से ही सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप्स में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी। ठीक है, हमने ओके, एवरीथिंग इज ओके। हमने आपको रिलेशन के बारे में करा दिया हुआ था। ठीक है, आज हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे फंक्शन। चल, तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। देखो, कह रहा है कि हम एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे इस स्पेसिफिक से आर्टिकल में। ठीक है, अब एक बात समझ आ गया कि जिसे फलन कहते हैं। एक बात समझ आ गया यहाँ पर। देखो, एनसीईआरटी की भाषा बहुत अच्छी लिखी गई है और उसके शब्द को पकड़ने की कोशिश किया करें और परीक्षा में बहुत से सवाल आपको एनसीईआरटी से ही मिल जाएंगे। तो आपके कंसेप्ट तैयार होंगे और आपको जब भी आप सवाल को सॉल्व करने लगोगे तो अगर आपके कंसेप्ट तैयार रहते हैं तो जल्दी से आप ट्रिक्स को भी गेन कर पाते हो। तो यहाँ एक टर्म बोला कि जो फलन होता है वो एक स्पेसिफिक तरीके का क्या होता है, रिलेशन ही होता है। ठीक है, और अब यहाँ एक बात दी गई है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। परिभाषा दिया गया है, तो एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ का फलन कहलाता है। ठीक है, मतलब समुच्चय ए रहेगा, सेट ए है एक और एक सेट बी है और यहां से यहां के बीच में एक अपने रिलेशन कर दिया तो इसे आप एक संबंध कहते हो। कब? यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब हो। मतलब समझना कि जो आपका सेट ए है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं उसका केवल एक, इस एलिमेंट का केवल एक आपको इमेज प्राप्त हो। मतलब अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट से तो एक एरो निकलनी चाहिए। एक एलिमेंट से, इस धर वाले के सेट ए वाले से एक एलिमेंट से आपका एक ही एरो निकलना चाहिए। बस इतना कंसेप्ट है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो कुछ मैं इमेज ले रहा हूं और वहां पे आपको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। देखो, मैंने लिया इमेज नंबर एक, ये
ये सेट ए है अपना, और इसका जो अपने को मिल रहा है, ठीक है, ओके, एक और मैंने रिलेशन लिया। अभी ये रिलेशन है, ठीक है। अब ये फंक्शन है कि नहीं, उसको हम लोग अभी देखेंगे। एक और मैंने ले लिया यहाँ पर रिलेशन। रिलेशन का मतलब ये है कि भैया इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो बस। एक यहाँ मैं और ले ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ एक संबंध बनाते हैं। मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दिया, इसकी मैपिंग इससे कर दिया, इसकी मैपिंग इससे कर दिया, ठीक है। मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दिया, मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दिया, मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दिया, और इसकी मैपिंग इससे कर दिया। मैंने इसकी मैपिंग इससे कर दिया, और इसकी मैपिंग इससे कर दिया, और इसकी मैपिंग इससे कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जितनी बात या मैं आपको बताऊंगा भी, इस इन सब में कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आओ समझा जाए। पहले ये वाली इमेज देखना। इस इमेज में देखो, डेफिनेशन ये कहा कि हर एलिमेंट का ए के, मतलब ये सेट ए है, सेट ए के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिले, मतलब सारे एलिमेंट के इमेज मिले ही मिले, नंबर एक बात। और एक इमेज मिले, मतलब हर एलिमेंट के इमेज मिले ही मिले, साथ ही साथ एक ही आपको इमेज मिले। तो इसमें कितने एलिमेंट, तीन, और तीनों से तीर निकल रही है, मतलब जितने एलिमेंट इधर होंगे उनसे एरो निकलनी चाहिए। तो तीन एलिमेंट है, तीनों से एरो निकल रहा है। तो आधी बात तो हो गई भैया, जितने एलिमेंट है उतने की इमेज मिलनी चाहिए। अब इधर देख लेते हैं, क्या सबके एक यूनिक इमेज है? तो इसकी इमेज ये है, ओके सही है। इसकी अपनी इमेज है, इसकी अपनी इमेज है, मतलब इनका सारे एलिमेंट की इमेज भी मिल रही है और सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है। मतलब ये जो है, ये अपना फंक्शन क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं इस चित्र में। इस चित्र में क्या कहा, इसमें एलिमेंट कितने हैं, दो। इन दो दो एलिमेंट हैं। क्या इन दो एलिमेंट से एरो निकल रही है? तो आप कहोगे यस एरो निकल रही है। तो फंक्शन की कुछ बात तो सही हो गई कि ये फंक्शन के लायक बना। अब अगर सारे से जितने दोनों एलिमेंट से एरो निकला, अब दूसरी बात इसके आगे क्या करना होता है कि आपको इधर देखना होता है कि एक से एक एलिमेंट का केवल एक तीर निकलनी चाहिए, एक से केवल एक एरो निकलना चाहिए। तो इस एलिमेंट से केवल एक एरो निकला, इससे एक एरो निकला, मतलब ये भी क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। मतलब एक एलिमेंट से इधर चाहे एक पे लगे चाहे हजार पे लगे, इससे मतलब नहीं, लेकिन एक एलिमेंट यहां पर, यहां से केवल और केवल एक ही एक एलिमेंट से एक एरो निकलना चाहिए बस। मतलब यहां से ऐसा ना हो कि यहीं से एक और निकल गया। अब इसमें बात करें, इस वाले इमेज में, तो यहां है तीन एलिमेंट,
क्या तीनों से एरो निकल रही हैं, क्या तीनों से इमेज मिल रही हैं? तो दो से तो मिल रही हैं, इससे मिल नहीं रही है, तो इस हिसाब से ये अपना नहीं होगा। ठीक है, ये अपना फंक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, यहां देखें तो एलिमेंट दो हैं, दोनों से इमेज निकल रही है, लेकिन एक एलिमेंट से दो दो इमेज निकल रही है, ये गलत बात हो गई। एक एलिमेंट से दो इमेज नहीं निकल सकती, एक एलिमेंट से केवल एक एलिमेंट का केवल एक इमेज मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। आप लोग थंबनेल में देख भी रहे होंगे, है ना, कि आपको एक, अगर एक एरो को मैं एक एलिमेंट मानूं तो उससे तीन, एक धनुष को मैं एक एलिमेंट मानूं और उससे तीन एरो नहीं निकलेंगे। तीन एरो एरो निकले तो वो फंक्शन नहीं होगा। हाँ, तीन धनुष से आप एक एरो लगा सकते हो, आप तीन धनुष से एक पर निशाना आप एक बंदे पर लगा सकते हो, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ समझने के लिए इमेज लगाया। अब वो मैथमेटिकली उसको मैंने प्रूफ ऐसा नहीं करना है, बट एक अपना ओवरव्यू मिल जाए। ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आदमी, दो आदमी एक नाव पे सवारी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक आदमी जो है वो दो नाव पे सवारी नहीं कर सकता। तो एक से दो की इमेज नहीं मिलेगी, दो से तीन से एक ही पे इमेज जाए तो वो हो सकती है, तो वो फंक्शन होगा। तो इन चारों इमेजेज में पहली और ये वो दोनों इमेज क्या हैं, आपके फंक्शन हैं, और जबकि ये और ये इमेज फंक्शन नहीं है। ये वाली फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट का, इसमें तो सबके अलग अलग मिल रहे हैं इमेज, लेकिन एक बच गया जिसका हमको इमेज नहीं मिल रहा है, और इसमें सबके तो मिल रहे हैं लेकिन एक के एक से ज्यादा मिल रहे हैं, एक के ज्यादा, एक से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। अब ये कह रहा है, ठीक है, दूसरे शब्दों में फलन f किसी अरिक्त समुच्चय A से एक अरिक्त समुच्चय B का है, इस प्रकार संबंध की f का प्रांत A तथा f के किसी भी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं है। मतलब अगर आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा तो पहला एलिमेंट दो सेट का सेम सेम नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ ऐसे लिखा, रफली देखो, अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2,5, ठीक है, और यहां मैंने लिखा 2,7, ठीक है, और मैं बोलूं बताओ क्या ये अपना वो बनेगा, फंक्शन होगा? तो आपका उत्तर होगा ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से 5 और 2 से 7 नहीं हो सकता, आगे वाला एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। हाँ, ये कर सकते हो, मैंने यहाँ लिखा 2,5, 3,5, तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या ये होगा? तो आपका उत्तर होगा यस, ये होगा, क्योंकि 2, 5 और 3, 5, दो का इमेज 5, तीन का इमेज दो, अपने को बस ये देखना है दो की केवल एक इमेज मिल रही है 5, तीन की एक मिले, अब चाहे मिला के मिले चाहे अलग अलग मिले मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज मतलब बाद वाला सेम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ए से बी का फलन है तो ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो एफ ऑफ ए बराबर बी। मतलब आपने फंक्शन को एक मशीन समझो, मशीन में आपने ए इनपुट डाला तो आपको बी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ए का प्रतिबिंब बी है, मतलब ए की इमेज, मतलब इस तरफ वाले की, बाएं तरफ वाले की इमेज दाएं वाली होती है और दाएं का प्री इमेज बायां वाला होता है। ठीक है, और इसको दिखाते किससे? तो एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अच्छा, इतनी बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ हम लोग बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में, यहाँ लिखा गया है उदाहरण में, उसको भी समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर्स का क्या है? समुच्चय है, और n एक परिभाषित, n पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है
कि r ऐसे है कि r इज इक्वल टू एक्स वाई, वेयर y जो है वो 2 टाइम्स है x का, मतलब x कोई भी नंबर लोगे, कोई भी नेचुरल नंबर लोगे, ठीक है, तो आपको उसका दुगना कर देना होगा तो वो y हो जाएगा। तो आपको बताना है r का प्रांत क्या है, मतलब डोमेन, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, क्या यह एक संबंध, क्या यह संबंध है और एक फलन है, ठीक है, सॉरी, क्या यह संबंध एक फलन है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है आर का डोमेन, डोमेन मतलब आप कहाँ तक एक्स एक्सिस पे कहाँ तक जा सकते हो, मतलब आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो। तो आप नेचुरल नंबर में कुछ भी एक्स की जगह पे इनपुट डाल सकते हो, तो यानी कि इसका डोमेन जो हो जाएगा वो नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और इसका कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है समझना, जो ये सेट होगा ना, जो ये आपका दूसरा वाला सेट रहता है, मतलब इधर एक सेट रहेगा, इधर एक सेट रहेगा, इस सेट, ये सेट, जैसे सपोज करना कि यहां से आपने इमेज निकाली, इसकी इमेज, तो कोई ना कोई इसमें बच भी सकता है ना। तो अगर रेंज की बात करें तो जिस जिस की इमेज लगेगी, जिस जिस की इमेज मिलेगी, मतलब जिस जिस पे एरो लगेगा वो तो रेंज के अंदर आएगा। लेकिन अगर कुछ इसमें छूट गया तो वो कोडोमेन हो जाएगा, मतलब वो सह प्रांत हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से एक इमेज डाला इस पे, ठीक है, लेकिन एक यहाँ बच गया, एक यहाँ ये बच गया, तो ये दोनों तो इसके रेंजेस हो गए, लेकिन ये और कोडोमेन की बात करें तो ये पूरा, मतलब ये पूरे सेट को आप लोगे। तो यहाँ तो अगर आपने इनपुट x डाला, n x की जगह पे कोई नेचुरल नंबर डाला, तो आउटपुट में आपको नेचुरल नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, मतलब इसका कोडोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर मिलेगा। अच्छा, अब इस नेचुरल नंबर में होगा क्या कि इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो अपने को पता है अगर आप एक डालोगे इनपुट में तो आपको दो मिलेगा, है ना, 2x है, x की जगह पे एक रखो, अगर आपने दो रखा तो चार मिलेगा, तीन रखा तो छह, मतलब हमेशा आपको एक सम संख्या मिलेगी। मतलब जो इसकी रेंज होगी वो एक नेचुरल नंबर, सॉरी, एक सम संख्याएं होंगी, और जो इसका कोडोमेन होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर ही ये आते हैं, है ना, तो ये जो रेंज जिसका सबसेट होगा वो उसे हम कहेंगे कोडोमेन, ठीक है। अब आप बताओ, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए केवल एक प्रतिबिंब मिल रहा है? भाई आप बता सकते हो क्या एक के लिए एक का इमेज क्या मिलेगा, दो मिलेगा, दो का क्या मिलेगा, चार। ऐसा तो नहीं है कि दो एक का दो भी मिले, एक का पांच भी मिले, ऐसा भी नहीं। एक जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैंने इनपुट दो दो डाला तो दो का क्या मिलेगा, केवल चार ही मिलेगा ना। तो केवल चार मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फंक्शन है, एक का केवल एक इमेज मिल रहा है और जितने एलिमेंट हैं उन सब के इमेज मिलेंगे, इसलिए ये क्या है, आपका फंक्शन है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपको उदाहरण नंबर 2 से बताना है कि इसमें बताना है कि कारण सहित बताना है कि कौन फलन है कौन नहीं है। तो मैंने बताया आगे वाला सिमिलर नहीं होना चाहिए, तो इस रिलेशन में देखो, ये पहला नंबर, पहले नंबर में आगे वाला दो तीन चार अलग अलग हैं। अब चाहे सेम पे लगे चाहे अलग पे लगे मैटर नहीं करता, आगे वाला सेम नहीं रहना चाहिए। ये अगर अगर सेम हो गया तो वो फलन नहीं होगा, तो ये फंक्शन है। तो पहला तो फंक्शन है। दूसरे में आए, यहाँ भी दो लिखा है, यहाँ भी दो लिखा है, मतलब ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ दो का दो पर भी इमेज मिल रही है और यहाँ दो का चार पर भी, एक का केवल एक पे में, मतलब ये दूसरा नहीं है ये फलन। ये ये रिलेशन है, रिलेशन किसी का किसी के साथ कैसे भी निकल सकता है, लेकिन फंक्शन के साथ क्या होगा कि एक का केवल एक यूनिक आपको इमेज मिलेगी। इसमें एक का दो, मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, सबके अलग अलग इमेज मिल रहे हैं, ओके, तो ये भी है आपका फलन, ठीक है। तो पहला फलन है और दूसरा हमने देखा फलन नहीं है और तीसरा भी फलन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे फलन को जिसका परिसर ने अब रियल नंबर हो, एक ऐसा फलन जिसका रेंज जो हो वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या उसका कोई उप समुच्चय हो, तो उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं।
यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अथवा कोई उपसमुच्चय हो तो इसे वास्तविक फलन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी भी फलन का जो रेंज है वो रियल नंबर हो या उसका कोई सबसेट हो तो हम कहेंगे कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब अगर मैंने ये कहा कि अगर इसके डोमेन भी, अगर इसका डोमेन भी क्या हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो हम इसको बोलते हैं कि ये रियल फंक्शन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये दिया गया है एग्जाम्पल में, कह रहा है कि मान लीजिए n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, आई। तो कह रहा है कि मान लीजिए n वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और f फ्रॉम n टू n द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। मतलब आपने n की जगह पे कोई रियल नंबर डाल देना है। ठीक है, ये रियल नंबर है। ठीक, तो यहाँ पे ये दिया गया है इनपुट एक रखो तो क्या मिलेगा, तो n की जगह पे एक, x की जगह पे एक रख के आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये मैंने पढ़ा दिया हुआ है, मैंने ये पढ़ा दिया हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, मैंने इसके बारे में सब कुछ, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन, अब इसका नहीं चर्चा करूंगा। आज केवल फंक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये रेशनल फंक्शन हो गया, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना। अब कह रहा है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। ठीक है, मतलब वास्तविक फलनों का आपस में जोड़, मतलब फंक्शंस का आपस में एडिशन क्या होगा, सब्सट्रैक्शन क्या होगा, इन सब के बारे में अपने को देखना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखो कह रहा है इस आर्टिकल में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार दो फंक्शंस को जोड़ा जाता है, एक वास्तविक फलन को दूसरे में से कैसे घटाया जाता है, एक वास्तविक फलन को किसी अदिश से गुणा कैसे किया जाता है और दो वास्तविक फलन का गुणा कैसे किया जाता है, तथा एक वास्तविक फलन को दूसरे से भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो रियल फंक्शन का मतलब ये होगा कि रियल नंबर से आपका चलेगा। ठीक, ये मान लो कह रहा है कि दो वास्तविक फलन का योग, मान लो f फ्रॉम x टू r ये एक फंक्शन है और ये g फ्रॉम x टू r ये दो फंक्शन है। ठीक है, और जहां x जो है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो अपने को f प्लस जी मतलब इन दो फंक्शंस का आपस में योग करके बताना है। तो वो कैसे निकलेगा, दोनों फंक्शंस को आप ऐड कर लोगे। ठीक है, और घटाने को बोले तो घटा लेंगे, गुणा करने को बोले, फंक्शन में अल्फा एफ एक्स कहे तो आप एफ एक्स निकाल के उसमें अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर दो फंक्शंस का गुणा करने को कहे तो आप क्या करना, इंडिविजुअली फंक्शंस का आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। डिवाइड करने को कहे तो आप ये काम कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ आपसे ये बात कह रहा है, आप जल्दी जल्दी ये देख लो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो रियल फंक्शन है, आपको ए प्लस जी निकालना है। तो ए प्लस जी क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो, एफ माइनस जी, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो जैसे है उसी हिसाब से। और यहाँ कह रहा है एफ जी एक्स, मतलब एफ जी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, एफ अपॉन जी ये कर लो। ठीक है, और ये ऋणात्तर वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित दो फलन हैं, आपको इसके बारे में बताना है। तो अभी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ठीक, अब ये सब सवाल आप जो लगा सकते हो लगाओ, अदरवाइज मैं आपको आ, आगे, अभी तो केवल थ्योरी कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है, और इसके बारे में आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित फंक्शंस के फलन और ये सब। तो अभी मैं बताऊंगा कि रेंज कैसे निकलता है कोई अलजेब्रिक टर्म का, अभी चर्चा करूंगा आगे। ठीक है, कि कोई अभी तो ये तो एनसीईआरटी, अभी जब हम लोग यूनिवर्सल पे आएंगे तो काफ़ी चीज़ों, काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अब जैसे ये फंक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा,
तो सीधी सी बात है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, बाकी सारे नंबर ले लो। तो उस बेसिस पे हम लोग अभी चेक करेंगे। ओके, ये सब मैंने करा दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ से कुछ चीजों को देख लो। कह रहा है मान लीजिए आर क्यू से क्यू में आर बराबर इतना है तथा ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड। ठीक है, ए माइनस बी एक जेड में बिलोंग कर रहा है। तो एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि ए बिलोंग कर रहा है आर में फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू क्यू। पहला, तो हमको पता है कि ए माइनस ए, भाई ये क्या है, ए बी जो है वो किस तरीके से डिफाइन है, ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है जेड में। तो ए माइनस बी जीरो, ए माइनस ए का मतलब क्या है, जीरो। इसका मतलब ए आर में बिलोंग कर रहा है। कह रहा है ना कि आर ऐसा है जो आर्डर्ड पेयर है, वो इस प्रकार है कि आर ए बी जो है इंडिविजुअली वो तो क्यू में के हैं, लेकिन जब हमने ए बी का डिफरेंस लेना है तो वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, जेड में बिलोंग करना चाहिए। तो अब आप बताओ, ए माइनस ए जेड बोले तो आप कह सकते हो इसको इंटी ठीक है, इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा जीरो बिलोंग टू जेड, इसका मतलब ए आर को बिलोंग कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो आपको बताना है क्या बी ए बिलोंग करेगा आर में। तो ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा। और क्योंकि अगर ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है तो इंटीजर है, ये जेड इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है मतलब अगर प्लस बिलोंग कर रहा है तो माइनस भी रहेगा। मतलब जैसे इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा, तीनों आ जाएगा। तो अगर मैंने माइनस तीन निकाला तो प्लस तीन भी तो आएगा कहीं ना कहीं। तो ए माइनस बी का कोई वैल्यू होगा तो उसका माइनस, मतलब माइनस कॉमन ले लोगे तो बी माइनस ए ही आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि भाई बी माइनस ए भी निश्चित रूप से जेड में बिलोंग करेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी ए भी आर का एलिमेंट है। ठीक है, अब बात करें ए बी और बी सी इसके साथ बिलोंग कर रहा है, तो आपको बताना है ए माइनस, तो आपको बताना है कि क्या ए सी बिलोंग करेगा। तो ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए माइनस बी जेड में बिलोंग करेगा और बी माइनस सी जेड में भी बिलोंग करेगा। अब ए माइनस सी के बारे में देखो, तो ए माइनस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस सी। जब आप लिखोगे तो देखो बी बी से कट गया और ए माइनस सी, तो ए माइनस बी तो ऑटोमेटिकली जेड में है और बी माइनस सी जेड में है। और दो इंटीजर का जब हम लोग सम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इंटीजर ही मिलेगा अपने को, है ना। तो यहाँ से ए सी बिलोंग कर रहा है इसमें। अच्छा, ये केस को अपन लोग कहते क्या है ना, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, है ना। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं इस तरीके को, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। कह रहा है एफ बराबर इतना है, जेड से जेड में एक लीनियर फंक्शन है, तो आपको बताना है एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अच्छा, लीनियर फंक्शन बोला तो लीनियर फंक्शन का इक्वेशन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप ये वैल्यू पुट करो और आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो। आपने देखो, आप एफ ऑफ एक्स मतलब ये दूसरा वाला और एक्स की जगह पे पहला वाला, तो यहाँ पर वन रखो एफ ऑफ एक्स। जैसे जैसे ये वाला पकड़ो, दो तीन, तो दो तीन में दो एक्स की जगह पे रखा जाएगा और तीन जो जो आपका वैल्यू मिलेगा एफ एक्स का मान मिलेगा वो तीन होगा। तो इसने इसने सवाल में केवल जीरो रख के निकाला है, जीरो रख के यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, जैसे एफ वन रखा, पहले वन रखा है फिर जीरो रखा है, तो जब आपने एफ वन रखा तो एफ वन बराबर क्या आ जाएगा, एम प्लस सी, क्योंकि एक्स की जगह पे आपको वन रख देना है। और बराबर एफ वन, वन का इमेज क्या मिलेगा, वन मिलेगा, मतलब एम प्लस सी बराबर वन। और एफ ऑफ जीरो, जीरो बराबर क्या आ रहा है, माइनस ये। ठीक है, तो एक्स की जगह पे जब आप जीरो रखोगे तो सी का मान माइनस वन, तो सी बराबर माइनस वन यहाँ रख दोगे तो एम बराबर दो हो गया। तो जो फंक्शन आएगा वो टू एक्स माइनस वन हो गया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है फंक्शन इतने का प्रांत आपको बताना है, तो अभी आगे इसके चर्चा करेंगे, बस समझ लो।
अगर कभी एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो और इसका आपको निकालना हो, दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन हो, तो याद रखना इसका जो डोमेन होगा, डोमेन जो होगा वो, पहली बात तो डोमेन ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों डिफाइन हो हर वैल्यू के लिए। तो आप बताओ एक्स की जगह पे कोई वैल्यू लिखोगे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो ये है पूरा डिफाइन है, कुछ विशेष वैल्यू के लिए नहीं। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, मैंने ये चर्चा कर दिया है। तो नीचे जीरो कब, नीचे वाले को ही देखा करो, ऊपर जीरो आ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो नीचे जीरो कब नहीं आएगा, तो मैं इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, तो अगर मैं 4 रखूंगा तब जीरो मिलेगा या 1 रखूंगा, तो 4 और 1 को निकालने के बाद सारे रियल नंबर, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन का जो डोमेन होगा वो रियल नंबर ही होता है। लेकिन अगर कभी नीचे कोई अलजेब्रिक फंक्शन से डिवाइड कर दे, तो आपको बस ये देखना होगा कि ये किस किस पोजीशन पे जीरो हो रहा है, और उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। डिस्क्रीट में, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। आपको कंटिन्यूअस सेट ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगाना है, आपको यहाँ करली ब्रैकेट लगाना है। करली ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि केवल वही वही टर्म आपको घटाने हैं। तो आर तो अलजेब्रिक फंक्शन का होता ही होता है, लेकिन नीचे नीचे देखना होता है कि किसका किस पे जीरो बन रहा है, और उसको निकाल दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मतलब x बराबर 4 रखोगे तब जीरो आएगा, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं, और x बराबर 1 पे। तो 1 और 4 के अतिरिक्त सारे रियल फंक्शन, रियल नंबर इसका डोमेन होगा, मतलब R-1 4 इसका क्या है, डोमेन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके, इस फंक्शन की, ठीक है, इस फंक्शन की, तो इसका अपने को वो खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो अपने मन से वैल्यू जिसने रखा हुआ है आप भी कर सकते हो, और आप इस हिसाब से ग्राफ खींच सकते हो, ठीक है। आपको ये सब करना है। अभी हम लोग इसके डोमेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये समाप्त हुआ आपका। अब हम लोग इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स को देख लेते हैं, 12वीं वाली। कुछ चीज़ों को यहाँ भी मैंने डिस्कस कर दिया हुआ है। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अपने को अब टाइप ऑफ फंक्शंस देखना है, ठीक है। हम लोगों ने काफी फंक्शंस को कर लिया हुआ है, जिसमें हमने आइडेंटिटी फंक्शन यही सब कुछ उसने दिया है, और इसने ये भी फलनों का योग अंतर ये सब कुछ भी हमने सीख लिया है, ठीक है। अब यहाँ अपने को क्या करना है, देखो यहाँ एक बात लिखी गई, इसको बहुत ढंग से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि एनसीईआरटी के हर तरीके के जितने भी पॉइंट, उसमें जितनी भी बात लिखी गई हैं, उन सबको मैं आपको खुद ही करा दूं। अच्छा होता है कि आप इन सब चीज़ों को खुद से पढ़ो, लेकिन मेरे को पता है कि इस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हो, तो क्वेश्चन पे आने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग ट्रिक्स और टिप्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो जब तक ट्रिक्स पे सवाल आती है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ट्रिक पे सवाल नहीं आती है, मतलब जो रटे रटाए पैटर्न होते हैं उस पे सवाल नहीं आती है, तो फिर उनको लगता है यार ये तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बहुत ढंग से, मतलब ये एकदम दिमाग में घुसी रहनी चाहिए एनसीईआरटी। एक बार मैं कंप्लीट करा दे रहा हूँ, एक दो बार आप अपने आप से खुद से आप इसको करा करो, तो बहुत बहुत चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत से पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य केवल एनसीईआरटी को पढ़ाने का केवल यही है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट अपने आपको कंसेप्ट करा के कर लेता। इसलिए मैंने एक क्लास प्रैक्टिस की अलग से रखा हुआ है, एक ये थ्योरी क्लास है उनके लिए जिनकी बेसिक्स एकदम गड़बड़ है, या ये मान के चले जिन्होंने 12वीं के बाद बीएससी में तो जो मैथमेटिक्स पढ़ा पढ़ा, उसके बाद क्या होता है कि जो लय होती है वो टूट जाती है जब आप बीएड करते हो, ठीक है। तो 2 ढाई 3 साल का समय लग जाता है।
तो उसमें आपको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि फिर आपको वो चीजें आती नहीं है। तो इसलिए एक बारी मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको, और ये बहुत जरूरी है। तो जिनको बेसिक से पढ़ना है वो यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है, वो जुड़ सकते हैं। बाकी जिनको प्रैक्टिस के लिए आना है, जिनको लगता है कि मेरे को सब पता है, मैं ये सारी चीज़ों को जानता हूँ, तो वो आ सकते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पर मैंने क्लास बनाया हुआ है, ठीक है। चल, वहाँ पर ट्रिक्स ट्रिप्स की चर्चा होगी। जो भी ट्रिक्स रहेंगे, जो भी मुझे सवाल के साथ बताने होंगे, वो प्रैक्टिस क्लास में होगा। यहाँ केवल जितनी बात एनसीईआरटी में दी गई है मैं उसको, और यूनिवर्सल और आरडी शर्मा में जितनी बात दी गई है उसकी चर्चा करूंगा, केवल थ्योरी पोर्शन, ठीक है। अब ये देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्स x1 के भिन्न अवयवों के फलन f1 के अंतर्गत प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, किंतु f2 के अंतर्गत दो अवयवों का प्रतिबिंब एक है, b है, और x2 में कुछ ऐसे अवयव हैं e तथा f जो f1 के अंतर्गत x1 के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, जबकि f3 के अंतर्गत x3 के सभी अवयव x1 के किसी ना किसी अवयव का इमेज है। तो आपको क्या करना है, क्या इसने क्या कहानी कहा। इसने कुछ बहुत बड़ी सी बात, रॉकेट साइंस नहीं है ये कहा है। देखो, इसका इमेज निकाला, इसका इमेज निकाला, इसका इमेज निकाला, इसका इमेज। पहली बात कि ये सारे फंक्शन हैं, ठीक है, क्योंकि अब कहानी बढ़ चुकी है, फंक्शन के आगे बढ़ चुके हैं। अब आपको ये नहीं कहेगा इसमें चेक करके बताओ ये फंक्शन है, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन होगा। आप खुद ही देख लो, पहला वाला क्या फंक्शन है, यस फंक्शन है। बस एक एक से एक एरो निकलना चाहिए बस। तो सबसे एक एरो निकल, इधर कहाँ जा रहा है हमको मतलब नहीं है, हमको बस ये देखना है इधर से एक एरो निकलनी चाहिए, प्लस इधर क्या कोई खाली है, नहीं है, मतलब पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी फंक्शन है, चौथा भी फंक्शन है। इतनी बात समझ आ गई। अब इन्हीं चारों पे उसने कुछ परिभाषाएं डिफाइन की, और उसको मैं यहाँ पहले परिभाषा पढ़ूंगा, फिर यहाँ इमेज में समझाऊंगा। देखो, एक फंक्शन f फ्रॉम x टू y एक की, जिसको बोलते हैं वन वन, ठीक है, अथवा एक इंजेक्टिव, दोनों बात आते हैं, वन वन या इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। मतलब f फ्रॉम x टू y को आप वन वन कह सकते हो या इंजेक्टिव कह सकते हो, यदि f के अंतर्गत x के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के इमेजेस भी डिफरेंट हो। समझना, जितने एलिमेंट हैं उन सब के आपके डिफरेंट इमेज मिले, तब आप कहोगे कि ये वन वन है। क्लियर हो रही बात। अर्थात अगर दो लोगों के इमेज सेम हो गए, दो लोगों के इमेज सेम हो गए, यहां देखो कह रहा है कि x1 x2 बिलोंग्स टू x, अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ f लगा तो इमेज में बोलूंगा, दो लोगों के इमेज सेम हो गए, तो इसका मतलब होता है कि वो दोनों को आपको इक्वल होना होगा। यानी कि x1 और x2 बिना बराबर हुए आप उसको, उसके इमेज बराबर नहीं होंगे। कब? जब वो लोग वन वन होंगे, ठीक है, अन्यथा वो बहुएक मेनी वन बन जाएगा। अगर दो लोगों के एक ही फंक्शन एक ही इमेज मिले दो लोगों का, तो वो वन वन नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा। मतलब हर एलिमेंट का एक एक एलिमेंट के साथ, देखो वन वन मतलब वन से वन, वन से वन, इधर वाले का एक के साथ, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ, तो इसे हम लोग वन वन या इंजेक्टिव कहेंगे। तो इसमें इसमें देखा जाए, वन का ए पे इमेज है, वन की इमेज ए, टू की इमेज बी, थ्री की इमेज डी, फोर की इमेज सी, तो ये क्या है? वन वन है। क्यों? क्योंकि जितने एलिमेंट हैं सबके अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेज मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट इमेज मिलने चाहिए। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो कह रहा है एफ जो सेकंड है वो मेनी वन फंक्शन है। सेकंड जो है वो क्या है? मेनी वन। मेनी वन मतलब दो लोगों, दो से ज्यादा लोगों के एक ही इमेज बने। मतलब एक बंदे को
एक बंदे को ऐसे सोचो, आपने तीर लगाया और 10 लोग घेर के एक ही लोगों को मारे, 10 लोग घेर के एक ही लोगों को मारे, ठीक है, तो मतलब 10 लोग मार रहे हैं एक बंदे को, 10 लोग धनुष लेके मारे एक बंदे को, तो उस तरीके को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। मेनी वन मतलब मेनी और वन, ढेर सारे एक, वन मतलब सारे लोग एक एक को अपना एक एक के साथ लड़ाई करें, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ दो हैं, दो लोगों का इमेज एक ही बन रहा है, तो मेनी मतलब एक से ज्यादा लोगों का इमेज एक ही बने तो आप कहोगे वो मेनी वन, ठीक है। आगे अब कह रहा है परिभाषा नंबर 6, फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई आच्छादक, हिंदी में बोलते हैं ऑन टू। तो आई थिंक आपको ये टर्म ढंग से पता होने चाहिए, ठीक है। आच्छादक या आच्छादी या सरजेक्टिव, तो इंजेक्टिव किसे बोलेंगे, वन वन को, और आंटू को क्या बोलेंगे, सरजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। यदि एफ के अंतर्गत वाई का प्रत्येक अवयव यक्ष के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है, अर्थात प्रत्येक वाई के लिए एक्स में एक ऐसे अवयव एक्स का अस्तित्व है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, ठीक है। देखो यहाँ ये कुल मिला के ये कह रहा है ना कि वाई के जितने भी एलिमेंट हैं एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज जरूर होंगे, एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज जरूर होंगे, ठीक है। अब जैसे आई थिंक जैसे ये देखो, पहले ये देख लो, पहला वाला इमेज एक का ए पे, तो ये कह रहा है ना कि इस तरफ वाले के और इस तरफ वाले का मतलब यहाँ जितने एलिमेंट, अब दूसरे वाले में जितने एलिमेंट होंगे उन सब पे तीर आके लगी होनी चाहिए, बस कुल मिला के ये मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबके सबके ऊपर एरो लगी होनी चाहिए। तो पहले इमेज में बताओ क्या, दूसरे वाले में इसमें इसमें क्या ई और एफ पे एरो लगी हुई है क्या, नहीं लगी है। तो अगर ये नहीं लगी है तो ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। ये चीज का याद रखना, मतलब जितने इसमें एलिमेंट हैं सब पे तीर लगी होनी चाहिए, तो आप कहोगे ये ऑन टू है। जैसे इसमें देखो तीन में एबीसी है तीन ठो, और तीन के तीनों पे तीर लगा है, 50 ठो तीर एक ही बंदे को लगे मैटर नहीं करता, लेकिन खाली नहीं कोई बैठना चाहिए। अब जैसे दूसरा इमेज हो गया, ये देखो खाली बैठ गया, तो ये आंटू है, ये आंटू फंक्शन तो है लेकिन कैसा फंक्शन है, आंटू है ना, मतलब सर्जेक्टिव है। अब अगर आपसे एक और टर्म आएगा कि यदि f फ्रॉम x टू y एक आच्छादक फलन है, आंटू फंक्शन है, इफ एंड ओनली इफ f का रेंज जो होगा वो y होगा, f का जो रेंज होगा वो क्या होगा, y, मतलब पूरा y, कुछ बचना नहीं चाहिए। हर बारी रेंज y नहीं आता है, कुछ छूट जाएगा तो जहां जो जो जिस जिस पे तीर लगा होगा वही रेंज आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मतलब इस तरफ वाले का, दूसरे तरफ वाले का जितने एलिमेंट हैं वो सब रेंज में आ गए तो आप कहोगे वो ऑन टू है। इतनी बात समझ आ गया। अब एक और परिभाषा दिया कि अगर कोई फंक्शन वन वन है, वन वन है और साथ ही साथ क्या है, आन टू है, वन वन एंड आन टू, तो उसको बोलते हैं एक कैकी आच्छादक यानी कि बाइजेक्टिव कहते हैं। वन वन आन टू को अपन लोग कहते हैं बाइजेक्टिव, मतलब वन वन मतलब हर एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ लगना चाहिए, हर एलिमेंट का एरो लगना चाहिए, और इधर इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो आप कहोगे ये ये जो है आपका आन टू है, ठीक है। जैसे F4,
देखो सारे एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट आपको इमेज मिल रही है, और इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठा है। तो खाली नहीं बैठा इधर दूसरे साइड, तो वो ऑन टू, और सबके डिस्टिंक्ट मिले तो आपका वन वन। ठीक है, तो अपन लोगों ने वन वन देखा, ऑन टू देखा, मेनी वन देखा। वन वन को इंजेक्टिव, ऑन टू को सरजेक्टिव, और वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं। ओके, एक सेकेंड। कह रहा है एक सवाल, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मान लीजिए कि कक्षा यक्ष के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। मान लीजिए f फ्रॉम ए टू एन एफ ऑफ एक्स बराबर विद्यार्थी x का रोल नंबर। ठीक है, x का रोल नंबर मतलब x बंदे का रोल नंबर है, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एक एकेकी है किंतु आच्छादक नहीं है। मतलब वन वन तो है लेकिन आंटू नहीं है। आंटू मतलब इधर कुछ ना कुछ छूट जाएगा ऐसा। तो तो यहाँ कह रहा है कि भाई वन वन का मतलब हर विद्यार्थी के रोल नंबर तो समान हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी, समान तो हो नहीं सकते सारे विद्यार्थियों के। अपने को वन वन के लिए क्या दिखाना होता है कि एक डिस्टिंक्ट आपको इमेज मिलनी चाहिए। तो पहले का, अगर पहला लड़का लोगे तो उसका रोल नंबर कुछ और होगा, दूसरा लड़का लोगे तो उसका रोल नंबर कुछ और होगा, मतलब डिस्टिंक्ट आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये वन वन हो गया। अब जो ये एन है, एन समझो, एन मतलब नेचुरल नंबर, ए मतलब कक्षा का लड़का, कितना लड़का है 1 से 50, तो उनके रोल नंबर भी ऐसे ही 1 से 50 कुछ भी होंगे। लेकिन आप बताओ यन में क्या केवल 50 तक ही नंबर आएगा? नेचुरल नंबर में 50 से ज्यादा चीजें आती हैं कि नहीं, पूरा इन्फिनिटी तक होता है। तो अपने को एन बोला, एन मतलब एक बड़ा सेट है। अब उसमें तो जितने रोल नंबर होंगे लड़के के वहीं पे इमेज जाएगी, और बाकी तो एन में ढेर सारे बचेंगे ना। इसका मतलब यहाँ आंटू नहीं है क्योंकि यहाँ खाली बच जा रहा है। क्योंकि सपोज करो, मान लो हर बच्चे का, जैसे पहले लड़के का रोल नंबर मैंने 1 दिया, दूसरे का 2, तीसरे का रोल नंबर दिया 3, ऐसे 50वें लड़के का 50 दिया। ठीक है, तो 50 लड़के हैं तो 50 रोल नंबर आया। लेकिन नेचुरल नंबर में क्या 51 नहीं होता क्या, क्या 55 नहीं होता क्या? लेकिन क्या 55 किसी बच्चे का रोल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि बच्चे 50 ही हैं। इसका मतलब इधर खाली बैठ जाएंगे कुछ ना कुछ, है ना, यन होने के कारण। तो खाली बैठ गए तो वो आंटू नहीं है। अगर खाली नहीं बैठे होते तो वो आंटू हो जाता। ठीक है, कह रहा है एफ एक्स बराबर 2x द्वारा फलन जो है वो वन वन तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। वन वन क्यों है? क्योंकि आपने जितनी वैल्यू रखना है एक रखोगे, नेचुरल नंबर है ये चीज ध्यान रखना। एक से स्टार्ट करेंगे, एक रखोगे दो मिलेगा, दो रखोगे चार मिलेगा, तीन रखोगे। लेकिन आपका जो इधर वाला फंक्शन है वो यन है, समझना, यन है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 to infinity मतलब इधर एक से इंफिनिटी आएगा। लेकिन आप बताओ, इधर आपने इनपुट डाला एक, तो इधर मिलेगा दो, दो डालोगे चार, मतलब इधर केवल सम संख्या मिलेगी। लेकिन यन में तो सम विषम दोनों आता है ना, मतलब यहाँ खाली बैठ गया ना, विषम तो खाली बैठ जाएगा इसमें, क्योंकि जो आपकी इमेज लगेगी, तीर लगेगा वो सम पे लगेगा, विषम पे तो लगेगा नहीं। तो ये खाली बैठ गया, मतलब ये आंटू नहीं है, इंटू वन वन है, क्योंकि हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट आपको इमेज मिलेगी। बाकी ये कहानी देख लेना, ये सारी कहानी दी गई है इसको। अब ये कह रहा है कि ये आच्छादक तो है किंतु
एकाएकी नहीं है। आच्छादक होने का मतलब, एकाएकी होने का मतलब ये हो जाएगा ना कि एक ही, जैसे दो एलिमेंट का, इधर वाले का मतलब जो आपके डोमेन वाले हैं, डोमेन वाले के दो एलिमेंट का एक ही पे लग गया, तो और इधर तो सब पे लगा है, लेकिन इस पे क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है। जैसे F1 और F2 मतलब वन की भी इमेज वन आ रही है और टू की भी इमेज टू आ रही है। क्लियर हो रही बात? सॉरी, टू की भी इमेज वन आ रही है, मतलब दो लोगों की इमेज, इसकी भी दो आ रही है और एक और ये है, इसकी भी दो आ रही है। अब सोचो, डिस्टिंक्ट क्या इसके बन रहे हैं? क्या नहीं बन रहे हैं ना? तो डिस्टिंक्ट जब नहीं बन रहे हैं, अलग अलग नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये वन वन तो होना नहीं है। अच्छा, ये ऑन टू है कि नहीं है, तो देख लेते हैं। आपको इसमें देखना है कि सारे एलिमेंट पे मैपिंग होनी चाहिए, तो वन पे तो लगी ही है मैपिंग, और एक्स जब ग्रेटर देन जीरो होगा तब एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन। ठीक है, एक्स माइनस वन मतलब दो से बड़ा कुछ भी होगा। जैसे आपने लिया चार, तो चार लिया तो तीन ले लेना होगा। ठीक है, 10 लिया तो आपको क्या ले लेना होगा, एक कम। मतलब अगर यहाँ 10 लिया तो 9 पे इमेज, मतलब यहाँ यहाँ कोई भी नंबर लोगे इधर वाले में, उससे एक कम लेके जा रहे हो। मतलब कुल मिला के अगर आपने सोचो इन्फिनिटी लोगे, वैसे इन्फिनिटी मतलब एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर लोगे, तो इसकी इमेज उससे इधर वाले से एक कम रहेगी, तो इधर वाले से एक कम रहेगी, तो इधर के सब तो आ जाएंगे ना, सब पे इमेज मिल जाएगी। क्योंकि हाँ, अगर इससे ज्यादा एक हो जाता तब इमेज नहीं मिल सकती, लेकिन इससे कम एक हो रहा है, इसका मतलब इसकी इमेज, सबकी इमेज मिल रही है, क्योंकि जितने हैं उससे एक कम पे आपको इमेज लगानी है। तो एक्स दो से बड़े जितने हैं उसकी इमेज उससे कम होगी। जैसे मैंने लिया 10, 10 की इमेज 9, 195 उसकी इमेज 194, तो कुछ ना कुछ तो इमेज मिलेगा। मतलब इधर वाले सारे सारे पे कुछ ना कुछ इमेज आई होगी, सब पे तीर लगा होगा, मतलब ये ऑन टू होगा और इनटू वन वन नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये आप देख लेना, उदाहरण नंबर 11। ठीक है, ओके। सो हम लोग अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ा होगा। इसी तरीके से आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर वे में चलेंगी। आप लोग जुड़िए, गैदरिंग करिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयरिंग करिए, ठीक है, और मेहनत करिए। ये जो समय है, ये सबके लिए समस्या वाला समय है, प्रॉब्लम वाला। सब लोग मानसिक रूप से बहुत डिप्रेस्ड हैं, लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इसको आप पॉजिटिव वे में लो। अगर ये चीज़ें नॉर्मल होती तो आपके एग्ज़ाम, अगर जिनकी प्रिपरेशन है तो अच्छी बात है, जिनकी प्रिपरेशन नहीं है, जो एकदम नए लगे हैं, ठीक है, नए फ्रेशर्स जो हैं, तो उनके लिए क्या दिक्कत हो जाएगी कि वो लोग को समय कम मिल जाता। अभी क्या है कि कल आप यूपीपीसीएस सॉरी 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 यूपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन्ड का आया नोटिफिकेशन, और उसमें जो प्री है ना, आइए आपके सिविल सर्विसेज प्री का, तो उसमें जो आपकी डेट थी वो मे बी जून थी, उसको अक्टूबर में कर दिया। इसका इसका मतलब वो लोग अब माइंड सेट, अब वो यहाँ से समझ लो कि सारे एग्जाम शिफ्ट हो गए अक्टूबर। मतलब यूपीएससी ने, अगर यूपीएससी अपने एग्जाम में ऐसा डीले नहीं करता, अगर उसको लगता कि और पहले हो सकता है तो वो और पहले लेता, लेकिन उसने और पहले संभव ही नहीं है। तो एक जो सेट किया गया कि नहीं, अक्टूबर तक चीजें नॉर्मल हो सकती हैं, तो इसलिए यूपीएससी ने अक्टूबर का डेट दिया हुआ है। तो आपके जितने भी एग्जाम होंगे अक्टूबर नवंबर के आसपास ही होंगे, तो अच्छा खासा समय है। यू जस्ट यूटिलाइज इट, है ना, जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे, जितना ज्यादा, अभी सब खाली हो, है ना, तो आप अपना एफर्ट लगाओ, पॉजिटिव वे में लेके चलो। ये 3-4 महीने निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, उसका आगे का समय सारी दुनिया को पता चलने वाला होगा। ठीक है, आपके आसपास सबको पता लगेगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग अपनी क्लास को समाप्त करते हैं कि हम
अपनी प्रिपरेशन को बहुत ढंग से, बहुत प्रॉपर वे में, कंटिन्यूअस वे में लेके चलेंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।